नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। जो बातें हम सबसे पहले अपने यहां कह रहे थे, अब उनकी डिटेल्स आनी शुरू हो गई हैं। जो हमारे रेगुलर दर्शक हैं उनको अच्छी तरह से याद होगा कि काफी पहले जब जंग अभी चल ही रही थी, हमने कहा था कि ऐसा लगता है सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में कोई समझौता हो गया है और सऊदी अरबिया अपने जमीन और आसमान का इस्तेमाल शायद अमेरिका को उतना नहीं करने दे रहा है जितना अमेरिका को उम्मीद थी। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो खबर आई है वो ये बता रही है कि जो हमने कहा था बिल्कुल वैसा ही हो रहा था। वॉल स्ट्रीट जर्नल की जो ये खबर है, आप जानते हैं वॉल स्ट्रीट जर्नल अमेरिका का अखबार है। इसकी जो खबर है और जो डिटेलिंग दी गई है, ऐसा लगता है कि अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में जबरदस्त टेंशन चल रही है और ये टेंशन शुरू होती है प्रोजेक्ट फ्रीडम के साथ, जब स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खाली कराने के लिए पूरी तैयारी करके रखी थी अमेरिका ने। दरअसल आप देखते हैं कि जब प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरुआत होनी होती है तो 100 से ज्यादा यूएस के जहाज यानी कि हवाई जहाज और उसकी जो नेवी थी वो होर्मुज स्ट्रेट में आ जाती है और वहां पर जो टैंकर जा रहे थे उन टैंकर्स को ईरान से बचाकर निकल ले जाने की बात करती है। यह एक ऐसा प्रोग्राम था जिसमें सऊदी अरबिया ने, वॉल स्ट्रीट जर्नल कह रहा है, हम तो उसी समय कह रहे थे, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल बता रहा है कि सऊदी अरबिया ने ऐसे मौके पर अपना एयर स्पेस और प्रिंस सुल्तान जो एयरबेस है दोनों को इस्तेमाल नहीं करने दिया। नतीजा यह हुआ कि 48 घंटे के अंदर अमेरिका का प्रोजेक्ट फ्रीडम फेल हो गया। अमेरिका के 100 हवाई जहाज और उसकी नेवी के तमाम सारे जहाज मिलकर भी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोल नहीं पाए। उसके बाद व्हाइट हाउस ने सऊदी अरबिया को धमकी दी। उसने कहा कि ईरान की जो मिसाइलें और ड्रोन आ रही हैं उनको रोकने के लिए जो इंटरसेप्टर हमने दिए हुए हैं वो इंटरसेप्टर तब तक नहीं दिए जाएंगे जब तक हमें अपना एयर बेस इस्तेमाल नहीं करने दोगे। सऊदी अरब उस समय मान गया और थोड़े टाइम के लिए अमेरिका को उसने अपना एयर बेस इस्तेमाल करने दिया, लेकिन वो जानता था कि अमेरिका अगर एयरबेस इस्तेमाल करता रहेगा, अगर सऊदी की जमीन से ईरान पर हमला होता रहेगा तो उसके लिए दिक्कतें बढ़ती रहेंगी। इसीलिए पाकिस्तान से उसने बात की और पाकिस्तान के जरिए उसने ईरान के साथ समझौता किया। ईरान के साथ यह समझौता किया कि हम अपनी जमीन और अपने आसमान का इस्तेमाल आपके खिलाफ नहीं करने देंगे और बदले में आप हमारे यहां हमला नहीं करेंगे। और यही नहीं, अमेरिका की जगह उसने पाकिस्तान से आर्मी मंगवाई और पाकिस्तान के साथ उसका डिफेंस अलायंस है, आप जानते हैं, तो उसने पाकिस्तान से कहा, जिसकी खबर हम आपको पहले ही दे चुके हैं। तो पाकिस्तान ने अपने जहाज और साथ में अपने आर्मी के लोग भेजे सऊदी अरबिया में और ईरान से यह कहा गया कि देखो अब अमेरिका का बेस यहां पर काम नहीं कर रहा है, अब पाकिस्तान यहां पर है और पाकिस्तान से आपको कोई प्रॉब्लम है नहीं, इसलिए अब आप हमारे ऊपर हमला करना बंद कर दें। यानी जो बात हम कह रहे थे कि सऊदी अरबिया और ईरान के बीच में समझौता हुआ है, उस बात के जड़ में जो है वो है प्रोजेक्ट फ्रीडम। प्रोजेक्ट फ्रीडम के समय सऊदी अरबिया ने अमेरिका की मदद नहीं की और चूंकि उसने अमेरिका की मदद नहीं की वो प्रोजेक्ट फेल हुआ। उसके बाद अमेरिका ने धमकी दी कि हम इंटरसेप्टर्स हटा लेंगे। उसने उस समय थोड़े टाइम के लिए उनको इस्तेमाल करना दिया, हालांकि तब तक प्रोजेक्ट फ्रीडम बर्बाद हो चुका था। लेकिन उसी बीच में पाकिस्तान के जरिए ईरान से बात की और पाकिस्तान के सैनिक और पाकिस्तान के जहाज अपनी जमीन पर लगा लिए। नतीजा क्या है? नतीजा यह है कि उसके बाद ईरान ने सऊदी अरबिया के ऊपर कोई अटैक नहीं किया है। सऊदी अरबिया का जो ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसकी इमारतें हैं, ये सारी की सारी सेफ हैं। यानी अमेरिका की जगह सऊदी अरबिया ने पाकिस्तान और ईरान के ऊपर भरोसा किया खुद को सेफ करने का। वहीं अगर उसके उलट आप देखें, यूएई को देखें, तो यूएई ने इसका ठीक उल्टा किया। यूएई तो ओपेक से बाहर निकल आया था, जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज का ऑर्गेनाइजेशन है उससे बाहर निकल आया। सीज फायर होने के बावजूद उसने ईरान के ऊपर हमले जारी रखे, अपनी जमीन और अपने आसमान को यूएस और इजराइल, अमेरिका और इजराइल दोनों को इस्तेमाल करने दिया। और आप देखते हैं कि अबू धाबी और उसके आसपास लगातार अटैक्स हुए।
लगातार अटैक किए ईरान ने यूएई के ऊपर, सबसे ज्यादा अटैक किए, क्योंकि इस लड़ाई में वो एक तरह से अमेरिका और इजराइल के पार्टनर की तरह काम कर रहा था। और इसके चलते अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में जो टेंशन हुआ है वो बहुत साफ दिखाई दे रहा है। फ्रांस में जो G7 की मीटिंग थी उसमें सऊदी अरबिया को भी जाना था, लेकिन MBS ने वहां जाने से मना कर दिया। इधर मार्क रूबियो, मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते आए हुए थे गल्फ में, तो मार्क रूबियो गल्फ में आते हैं लेकिन रियाद नहीं जाते हैं। आमतौर पे ये होता है कि अमेरिका का कोई बड़ा रिप्रेजेंटेटिव जब भी गल्फ में जाता है तो वो रियाद से जरूर मिलता है, क्योंकि सऊदी अरब से सबसे पुराना और सबसे मजबूत रिश्ता रहा है अमेरिका के साथ। तो मार्क रूबियो जो नहीं गया है, जाहिर है सऊदी अरबिया ने इसको अपनी बेइज्जती मानी है, लेकिन ये एक और चीज की तरफ पॉइंट करता है कि अब अमेरिका और सऊदी अरबिया में उस तरह के रिश्ते नहीं रह गए। इसीलिए सऊदी अरबिया में जो एयरबेस बर्बाद हुए हैं अमेरिका के, उनको दोबारा बनवाने या वहां पर अपनी आर्मी रखने की जगह उन बेसेस को जॉर्डन और इजराइल में शिफ्ट करने की सोच रहा है अमेरिका। अमेरिका की प्लानिंग यह है कि नया बेस सऊदी अरबिया में नए सिरे से बेस बनाने की जगह इस बेस को ट्रांसफर कर दिया जाए जॉर्डन में और साथ में इजराइल में, और वहां पर अपनी आर्मी, इंटरसेप्टर्स और बाकी सब रखा जाए। तो 80 साल का जो सौदा था, 80 साल का जो रिश्ता था अमेरिका और सऊदी अरबिया के बीच में, इस वार से खराब हुआ है। देखिए, पेट्रो डॉलर ना हो तो अमेरिका के लिए चलना मुश्किल हो जाएगा, इतना ज्यादा कर्जा है अमेरिका के ऊपर, और सऊदी अरबिया इस पेट्रो डॉलर का सबसे बड़ा सोर्स रहा है। तो अमेरिका के लिए यह एक बड़ा नुकसान है। सऊदी अरबिया ने, ऐसा लगता है कि बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लिया है। अमेरिका से रिश्ता खराब करना आसान काम नहीं है, और खासतौर पर सऊदी अरबिया के लिए, जिसके रिश्ते अमेरिका के साथ हमेशा अच्छे रहे हैं। लेकिन अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते रखने का मतलब है कि आपको इजराइल के साथ भी अच्छे रिश्ते रखने पड़ेंगे। इजराइल लगातार ये दबाव बना रहा है कि सऊदी अरबिया उसके साथ संबंध नॉर्मलाइज कर ले, अब्राहम एकॉर्ड में आ जाए, जिसका मानी ये होता है कि सऊदी अरबिया सबसे पहले इजराइल के वजूद को एक्सेप्ट कर ले और इजराइल के साथ अपनी जो तिजारत है, अपना व्यापार है और बाकी सारी चीजें वो शुरू कर दे। दरअसल गजा पर जो 7 अक्टूबर जो गजा वाला सारा मामला हुआ है, उसके पहले अगर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा था कि सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में जल्दी ही रिश्ते बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे, लेकिन तब से जो कुछ बिगड़ा है इस मामले में आकर बहुत ज्यादा बिगड़ गया। ये जो जंग हुई है जिसमें इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान पर अटैक किया है, इसके पहले अमेरिकी अखबारों में खबर चलवाई गई कि सऊदी अरबिया ने प्रेशर बनाया है कि ईरान के ऊपर जल्दी और बड़ा अटैक किया जाए। सऊदी अरबिया को जानबूझकर घेरा गया, लगातार सऊदी अरबिया का नाम लिया गया। आप देखेंगे कई सारे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने MBS का नाम लिया है कि उसने हमारी मदद की, और इन सब के बाद सऊदी अरबिया को टोटल फंसाने का मामला था कि अगर ईरान पर जो अटैक हो रहा है उसमें UAE तो शामिल हो ही रहा है, बहरीन शामिल है ही, कुवैत शामिल है ही, अगर सऊदी अरबिया भी इसमें शामिल हो जाता है तो अमेरिका और इजराइल की ताकत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन MBS कई मामलों पर इजराइल से नाराज हैं, इस बात को आप जानते हैं। यमन के अंदर इजराइल और UAE जो खेल कर रहे थे, सबसे पहले MBS ने उसको फेल किया, और इसी बीच में आप देखते हैं कि UAE और सऊदी अरबिया के बीच में रिश्ते लगातार खराब होते जाते हैं, और इन रिश्तों के खराब होने में भी सबसे बड़ा हाथ इजराइल का है। और जब ये जंग चलती है और बिना किसी बात के सऊदी अरबिया के ऊपर अटैक शुरू होते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसके जमीन और आसमान का इस्तेमाल अमेरिका और इजराइल कर रहे थे, तो शायद सऊदी अरबिया को लगता है कि हमारी सिक्योरिटी के लिए अमेरिका से बेहतर होगा ईरान के करीब जाना। और पाकिस्तान चूंकि मीडिएशन में आता है और पाकिस्तान के साथ सऊदी अरबिया का पहले से डिफेंस डील है, तो पाकिस्तान सऊदी अरबिया ये बात करते हैं आपस में, और उसके बाद ईरान से बात होती है, और ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में समझौता होता है कि हम एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। अब आप देखें तो ये गल्फ के अंदर एक बहुत बड़े बदलाव का बायस है। सऊदी अरबिया और ईरान के रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे हैं। सऊदी अरबिया और ईरान, अगर आप सीधे दुश्मन ना भी कहें तो कम से कम दोस्त तो बिल्कुल नहीं रहे हैं। चाहे वो हिजबुल्लाह के खिलाफ हो, चाहे असद के खिलाफ हो, चाहे हुथीस के खिलाफ हो, सबसे बड़ी पावर जो है वो सऊदी अरबिया है, और ईरान आप जानते हैं कि इनके साथ है। तो डायरेक्ट तो नहीं, लेकिन इनडायरेक्ट वार लगातार चलती रही है। हुथियों के साथ जो 8 साल लड़ाई चली है सऊदी अरबिया की, उसमें हुथियों की मदद ईरान ने की है।
तो जाहिर है डायरेक्ट वार भले ना हो लेकिन इनडायरेक्ट वार तो था। अब वॉल स्ट्रीट जर्नल का कहना है कि यूएस सऊदी का बड़ा समझौता खत्म हो रहा है और गल्फ दो हिस्सों में बंट रहा है। एक हिस्सा वो जो ईरान के साथ सोचता है कि इनके साथ अच्छा रिश्ता रखेंगे तो हम सेफ रहेंगे, और ऐसी कंट्रीज की कोई कमी नहीं है। ओमान ने यही स्टैंड लिया है, सऊदीया यही स्टैंड ले रहा है और कई और कंट्रीज धीरे धीरे यही स्टैंड लेंगी। और दूसरी तरफ वो कंट्रीज हैं जो इजराइल की गोद में जाकर बैठी हैं, जो इजराइल के भरोसे हैं अपने डिफेंस के लिए और बाकी चीजों के लिए, जिसमें यूएई और बहरीन सबसे बड़ा नाम है। कुवैत को आप सीधे सीधे शामिल नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुवैत की इतनी हैसियत नहीं है कि वो अमेरिका या इजराइल की मुखालफत कर सके। तो ये गल्फ के अंदर एक बड़ा इक्वेशनल चेंज है। अब आप देखिए, जो बात मैं लगातार कह रहा हूं कि सऊदी अरबिया, पाकिस्तान, टर्की और आपका नीचे देखिए इजिप्ट, इन कंट्रीज का एक डिफेंस पैक्ट होने की बात लंबे समय से चल रही है। और अगर इस डिफेंस पैक्ट में ईरान भी शामिल हो जाता है तो इजराइल के लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा। इजराइल इनमें से किसी भी कंट्री के ऊपर अटैक करने के बारे में सोच भी नहीं पाएगा। तो इस जंग का एक नतीजा यह हुआ कि मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने, गल्फ कंट्रीज ने, और सबसे बड़ी कंट्री है, सबसे मजबूत कंट्री है सऊदी अरब, उसने यह सोचना शुरू कर दिया कि हमारा डिफेंस अमेरिका के भरोसे नहीं होगा, इससे बेहतर है कि ईरान के साथ हम रिश्ते नॉर्मल कर लें। उधर एक और बड़ी खबर आई है, जिस बात को हम हमेशा कहते रहे हैं कि इजराइल का कितना नुकसान होता है, ये बात जल्दी पता नहीं चलती है, ये बात काफी लेट पता चलती है, क्योंकि इजराइल उन इलाकों में जर्नलिस्ट को जाने नहीं देता है और दुनिया को बताता नहीं है कि उसका कितना नुकसान हुआ है। वहां का एक हिब्रू न्यूज पोर्टल है बेहाड्रे हरेदिम, उसने एक रिपोर्ट सामने लाई है और उस रिपोर्ट में कहता है कि एक नए सरकारी दस्तावेज ने बताया है कि हाइफा में बजान रिफाइनरी पर जो ईरान का हमला हुआ था, उस पर जो नुकसान हुआ है वो बताए हुए नुकसान से बहुत ज्यादा है। इतना नुकसान है कि अगर मरम्मत शुरू अभी हो जाएगी तो भी 2028 से पहले शुरू नहीं होगी। दरअसल ये जो रिफाइनरी है, बजान रिफाइनरी, हमने रिपोर्ट किया था हाइफा में, इसके ऊपर 2 बार अटैक हुआ है। पहला हमला बहुत बड़ा हमला था जिसमें 3 लोग मारे भी गए थे, और इस हमले में जो कॉम्प्लेक्स का पावर स्टेशन था वो पूरी तरह से बर्बाद हो गया था, और उसी के बाद से रिफाइनरी प्लांट बंद पड़ा हुआ है। ये जो नुकसान है ये बताया जा रहा है कि 150 से 200 मिलियन डॉलर के आसपास हो सकता है। तो जो बात हम हमेशा कह रहे थे कि इस जंग में सिर्फ ईरान का नुकसान नहीं हुआ है, इजराइल का भी जबरदस्त नुकसान हुआ है, उसका एक एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। दूसरा जो हमला हुआ था, इसमें इंटरसेप्ट करने की कोशिश की गई थी और डिबरी जिसको कहा जाता है वो गिरी थी, और उससे भी एक मिसाइल सीधे जो टैंक उनका था जिसमें पेट्रोल डीजल जिसमें ऑयल होता है, उस पर सीधे गिरी थी, जिससे आग लग गई थी और काफी नुकसान हुआ था। उस समय कंपनी ने कहा था कि नुकसान ज्यादा नहीं है और अभी प्रोडक्शन चल रहा है। अब बताया जा रहा है प्रोडक्शन रुका हुआ है और मरम्मत होगी, जिसमें 150 से 200 मिलियन डॉलर खर्च होंगे। उसके बाद 2 साल बाद जाकर वहां कामकाज शुरू हो सकेगा। तो इस तरह की खबरें अब धीरे धीरे आएंगी, जिससे आपको पता चलेगा इजराइल का कितना नुकसान हुआ है। इसके अलावा अगर आप देखें तो होर्मुज को लेकर वहां पर एक टेंशन बना हुआ है। कालिबाफ का बयान आया है जिसमें वो कहते हैं कि होर्मुज ईरान की सबसे बड़ी ताकत है। जो अमेरिका के साथ एमओयू हुआ है उसमें 60 दिन के सिर्फ छूट मिली है टॉल की, उसके बाद, और ये अस्थायी है, ये टेम्पररी है, इसके बाद होर्मुज पर हम अपना पूरा अधिकार जमाएंगे और वहां से पैसे वसूलेंगे। उनका कहना है कि 2 हफ्ते से भी कम टाइम में ईरान ने 4 करोड़ बैरल ऑयल निर्यात किया है, एक्सपोर्ट किया है। मिसाइल और जो हमारी आर्मी की ताकत है उस पर हमने कोई समझौता किया नहीं, और यूरेनियम एनरिचमेंट हमारा हक है और हम इस पर किसी तरह का कोई समझौता नहीं करेंगे। लेबनान का जो मामला फंसा हुआ है, उन्होंने कहा कि लेबनान में टेंशन कम करने के लिए अमेरिका और ईरान दोनों ने एक रिप्रेजेंटेटिव नियुक्त किए हैं, और अमेरिका से बातचीत तभी होगी जब लेबनान में जंग रुकेगी और ईरान के ऊपर से सारे सैंक्शन हटाए जाएं। तो फिलहाल ये हाल है, ईरान किसी भी हालत में होर्मुज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। यहां सऊदी अरबिया के साथ ईरान का समझौता हो चुका है, यह कहना है वॉल स्ट्रीट जर्नल का। और इजराइल से अभी एक नुकसान की खबर आई है, अभी आप देखते जाइएगा, धीरे धीरे खबरें बाहर आएंगी। मेरा अपना आकलन है कि इजराइल के अंदर जबरदस्त नुकसान हुआ है। जो मेरे सोर्सेस का
बताना है वो ये है कि जबरदस्त नुकसान हुआ है, कई रिफाइनरीज बर्बाद हुई हैं और कई बहुत स्ट्रेटजिक उनकी बिल्डिंग्स भी पूरी तरह से तबाह हो गई हैं, जिनके वीडियो और फोटो जारी नहीं किए गए। इधर नरेंद्र मोदी जी का एक ट्वीट आया जिसमें वो बताते हैं कि ईरान के राष्ट्रपति से उनकी बात हुई है। आप जानते हैं कि उनको बुलाया गया था सैयद अली खामनेई के जनाजे में, लेकिन वो नहीं जा रहे हैं, एक जूनियर मिनिस्टर जा रहे हैं और सैयद अता हसनैन जो बिहार के राज्यपाल हैं वो जा रहे हैं। मुझे लगता है कि उसी को बैलेंस करने के लिए इन्होंने प्रेसिडेंट पजेश्कियन को फोन किया है और मेरा मानना है कि यह अच्छा स्टेप है, उनको लगातार टच में रहना चाहिए। लेकिन काश वो खामनेई साहब के जनाजे में गए होते तो जो रिश्ते बिखर गए थे वो रिश्ते शायद फिर से बन पाते, लेकिन शायद उन्होंने अमेरिका और इजराइल से खुद को इतना करीब कर लिया है कि अब उनके लिए ये बहुत मुश्किल है। तो ये थी आज की खास खबरें। आगे भी जैसे जैसे अपडेट्स होती रहेंगी मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे वीडियोस और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।